हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज की इस वीडियो में बात करें जो दृष्टि का क्विक बुक है उसका नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी दैट यूटिलाइजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोलॉजिकल सिस्टम और प्रोसेसेस टू डेवलप डिफरेंट प्रोडक्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं बायोलॉजी के साथ साथ, ताकि हम उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाए। फर्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। द कन्वेंशन ऑन biological diversity defines biotechnology as any technological application that uses biological system, living organism, or derivatives thereof to make or modify products or processes for specific use। अगर एक कन्वेंशन हुआ था, द कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी का अगर हम एप्लीकेशन को बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ यूज़ करते हैं, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, इसके कोई भी डेरिवेटिव से, ताकि उसके प्रोसेसेस, उसके प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर पाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट है हमारे पास ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द यूज ऑफ जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट्स और एनिमल्स टू प्रोड्यूस मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग सॉल्यूशन एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल ब्रीडिंग प्रोसेसेस। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, अल्टर्ड हो, ठीक है, उसके कुछ जीन्स को चेंज करके हम उस कोई भी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, इसके प्रोसेसेस को ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक प्लांट्स मोर रेजिस्टेंस to pests and diseases and to tolerate the environmental stress such as the drought and flood। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स होंगे उनमें इस तरीके से जीन अल्टर किया जाएगा कि वो पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस हो। और पेस्ट क्या होता है, कोई भी अनवांटेड एनिमल्स जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेस्ट। तो उस पेस्ट से रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेगा और साथ साथ उनको डिजीज़ भी नहीं होगा प्लांट्स को, ठीक है, या फिर एनिमल को। और जितने भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं लाइक ड्रॉट, फ्लड, उनमें उनको कम इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है रेड बायोटेक्नोलॉजी। इट रिफर्स द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल पर्पसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एट्सेट्रा। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे विद द बायोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड ही बायो और टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स का यूज़ करके टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेडिकल प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, लाइक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में, जो भी एंटीबायोटिक्स, जो भी वैक्सीन हैं, जो भी मेडिसिन बनते हैं, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे और इफेक्टिव वो चीज़ें बना पाएंगे। नेक्स्ट है वाइट बायोटेक्नोलॉजी, also known as the industrial biotechnology. It relates to adaptation and modification of the biological organism and processes for the production of goods and services। अब वाइट बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये मेनली इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को हम उसके एडिप्टेशन, उसको मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि वो अधिक से अधिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए। It makes the use of enzymes and microorganisms for the production of value-added chemical and product। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, ताकि हम कोई भी केमिकल्स या प्रोडक्ट्स है तो हम वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकें, एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट को बना सकें। नेक्स्ट है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ऑल्सो नोन एज द मरीन बायोटेक्नोलॉजी। जहाँ भी ब्लू आता है, चाहे वो ब्लू रेवोल्यूशन ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो वाटर बॉडी से रिलेट करता है। तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम मरीन बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसमें हम मरीन रिसोर्सेज का जो यूज़ करेंगे एक ग्रेट एक्सटेंट तक, ठीक है, किसके हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के हेल्प से। नेक्स्ट है ग्रे टेक्नोलॉजी। इट रिलेट्स टू द डेवलपमेंट, यूज एंड रेगुलेशन ऑफ द बायोकेमिकल पोटेंशियल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन एंड रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो हम ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि हम जितने भी बायोकेमिकल पोटेंशियल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो या प्लांट को, उसको मेंटेन करेंगे, है ना, और जो भी इसका इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन है, वो चाहे वो पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना हो, ठीक है, इन सब में हम उसका यूज़ करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स का। फिर है ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल वेपन्स और बायो टेररिज्म एंड बायो वारफेयर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिन्स टू कॉज डिजीज एंड डेथ इन ह्यूमन, एनिमल एंड क्रॉप।
और ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो वेपन्स का वो टाइम गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि वो मतलब बायोलॉजिकल हार्म पहुँचाते हैं, लाइक जैसे कि कोरोना फैला था, ठीक है, तो ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि चाइना ने फैलाया था, बट मतलब ऐसा माना जाता था, क्योंकि ये एक तरीके से ये भी हो सकता है स्ट्रेटेजिक वॉर टाइप का, ठीक है, जहाँ पे माइक्रोनिज्म को एक पर्सन में इंजेक्ट करके भेजते हैं, फिर बाकी पर्सन में ऑटोमेटिकली वो फैल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं माइक्रो या टॉक्सिन्स का यूज़ करके, ताकि डिजीज़ हो, डेथ हो वहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ की कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इज़ द मीडियम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लोग जानते हैं जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में, और वही क्या करता है, जितने भी हमारे पेरेंट्स से हम करेक्टर एक्वायर करते हैं वो जीन के थ्रू ही आता है, ठीक है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फॉर अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब कोई भी मॉलिक्यूल है वो जेनेटिक मटेरियल होगा, ये डिपेंड करता है कि वो ये सब क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है या नहीं। फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। तो अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब क्या, उसको अपने आप को रेप्लिकेट करने आना चाहिए। रेप्लिकेट का करने का मतलब है कि जो उसको फोटो कॉपी बनाना आना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। और कोई भी जेनेटिक मटेरियल है तो उसको केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। स्टेबल होगा तभी तो, ऐसे तो जेनेटिक मटेरियल में जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो ही खत्म हो जाएंगे। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड बाय फॉर एवोल्यूशन। और जो भी जेनेटिक मटेरियल है तो वो इस तरीके का होना चाहिए कि कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर जनरेट होता है तो उसको वो कोप अप कर पाए और फिर उस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन भी ला पाए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए, और इसका फुल फॉर्म होता है क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें दो टाइप के कह सकते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए एक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही एक्ट करता है एज अ कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। लेकिन RNA though also acts as a genetic material in some viruses mostly functions as a messenger। लेकिन जो RNA है ये भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, लाइक वायरस में, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है RNA का वो मैसेंजर का है। इसमें एक टाइप होता है mRNA, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज को कैरी आउट करता है, कहाँ तक, DNA तक। डीएनए इज रिफर्ड टू एज यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल। इसको यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्सर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल। इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट। डीएनए हैज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अभी की डीएनए जो है, डीएनए को तो पहले यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, ठीक है। और डीएनए क्या होता है, क्योंकि ये एक पॉलीमर है, ठीक है, डीएनए एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर कैसे बनता है, एक कह सकते हैं कि जब हम इंटरलिंक करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स को, तो हमें पॉलीमर मिलता है। तो ये पॉलीमर है किसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का, ठीक। और इसका जो लेंथ है डीएनए का, वो इस कैसे हम डिफाइन करते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ बेस पेयर हैं। जितना नंबर ऑफ बेस पेयर होगा वो डीएनए उतना ही बड़ा होगा, या उस तरीके का वो डीएनए होगा। अब डीएनए के पास क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इस टाइप का। मतलब ये यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रैंड बने होंगे, दो स्ट्रैंड पे पूरा बेस पेयर्स होगा। और अब इस जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 पार्ट्स, अ शुगर मॉलिक्यूल, अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस। और जितने भी डीएनए के जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें 3 पार्ट होता है। एक तो होता है शुगर मॉलिक्यूल, फिर है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। द नाइट्रोजनस बेस इज़ द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और नाइट्रोजनस बेस का ही काम होता है कि वो जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को है वो कैरी करे। द बेस फाउंड इन डीएनए कम इन 4 वैराइटीज़। और जो भी डीएनए, ये जो भी नाइट्रोजनस बेस हैं वो लगभग डीएनए में 4 तरह के होते हैं, आरएनए में भी 4 होता है, बस दोनों में सेम होता है सारा, बस एक डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन, ठीक है। तो ACGT, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। In the order of the nucleotide bases arranged in the polynucleotide chain determining the genetic instructions। ये जितने भी बेसेस हैं, ठीक है, ACGT, ये जिस तरीके से अरेंज होगा तो करेक्टरिस्टिक उस टाइप का ही बनेगा।
अ जीन इज़ अ सीक्वेंस स्टेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इनकोड्स अ स्पेसिफिक प्रोटीन। अब जीन के सीक्वेंस से ही डिसाइड होता है कि वहाँ पे कौन सा प्रोटीन बना हुआ है। ह्यूमन्स हैव थाउजेंड्स ऑफ जीन इन देयर टोटल डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ह्यूमन बीइंग के डीएनए मॉलिक्यूल में थाउजेंड्स ऑफ डीएनए है, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं, सॉरी। द इंटायर न्यूक्लियर डीएनए इज कॉल्ड द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और पूरा जो इंटायर न्यूक्लियर डीएनए है, जहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए है पूरा इंटायर जो ह्यूमन बीइंग में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का। अब जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट गिव्स साइंटिस्ट द एबिलिटी टू चेंज इन ऑर्गेनिजम्स डीएनए। तो जीन एडिटिंग क्या है? एडिट करना मतलब क्या? चेंज करना, ठीक है। जीन एडिटिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे हम ये क्या करते हैं कि डीएनए है जो, उसको हम अल्टर कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम चेंज कर देते हैं। दिस टेक्नोलॉजीज अलाउ जेनेटिक मटेरियल टू बी एडिट, रिमूव्ड और अल्टर्ड एट पर्टिकुलर लोकेशंस इन द जीनोम। और इस जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी से हम जेनेटिक मटेरियल को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, या उसको अल्टर भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे पूरे जीनोम सिस्टम में, ठीक है। अब है CRISPR या फिर Cas9। तो क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमी रिपीट्स, ठीक है। क्रिस्पर इज अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी विच रिप्लिकेट्स नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया टू फाइट वायरस अटैक्स यूजिंग अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड Cas9। तो एक CRISPR है ना, क्रिस्पर कहते हैं उसको। एक जीन एडिटिंग सिस्टम है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे ये क्या करता है कि जो जितने भी बैक्टीरियाज है उसके अंदर इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देता है, ताकि वो वायरसेस से लड़ पाए, वायरसेस से डिफेंस कर पाए। और यहाँ पे कौन से प्रोटीन का यूज होता है? Cas9। CRISPR Cas9 technology behaves like a cut and paste mechanism on DNA strand that contain genetic information। तो CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी है, ये किस तरीके से एक्ट करता है? कट एंड पेस्ट, मतलब कहीं से कट करके दूसरी जगह हम उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। The specific location of the genetic codes that need to be changed or edited is defined as on the DNA strand, and then using the Cas9 protein, which acts like a pair of scissors, that location is cut off from the strand। तो हमें जहाँ पे भी जीन एडिटिंग करना है, जीन इन्फॉर्मेशंस को चेंज करना है, जेनेटिक कोड को चेंज करना है, हम क्या करेंगे, वहाँ पे उस पहले तो डीएनए स्ट्रैंड पे उस प्लेस को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे Cas9 प्रोटीन जो कि एक्ट करता है लाइक अ सीजर, वहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा, वो डीएनए स्ट्रैंड का जो पार्ट है वो वहाँ से कट हो जाएगा। अ डीएनए स्ट्रैंड व्हेन ब्रोकन हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रिपेयर इटसेल्फ। तो जब भी डीएनए स्ट्रैंड में से हम डीएनए को हटाते हैं, उसके पास नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो खुद को अपने आप रिपेयर कर लेगा। साइंटिस्ट इंटरवीन ड्यूरिंग द इस ऑटो रिपेयर प्रोसेस, सप्लाइंग द डिजायर्ड सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड दैट बाइंड्स इटसेल्फ विद द ब्रोकन डीएनए स्ट्रैंड। तो पहले हम क्या किए, डीएनए के जो स्ट्रैंड है वहाँ में कुछ अल्टर कर दिए, उसको कट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जब वो उसके पास क्योंकि खुद वो रिपेयर करने की कैपेसिटी है, तो जब वो रिपेयर कर रहा होगा उस प्रोसेस में हम उसी नाइट्रोजनस बेसिस को या फिर जो उसी कोड को हम डालेंगे उसमें, जो कि वो खुद उस चीज़ को यूज़ करके डीएनए में चेंज कर पाए, पूरा डीएनए स्ट्रैंड को चेंज कर पाए। CRISPR-Cas9 is a simple, effective and incredibly precise technology with potential to revolutionize human existence in future। तो CRISPR-Cas9 जो काफ़ी सिंपल है, इफेक्टिव है और इनक्रेडिबल है, मतलब इस तरीके से हो सकता है, इसको बिलीव नहीं कर सकता ये पॉजिटिव सेंस में, और इसका बहुत सारा पोटेंशियल है अगर हम ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस के केस में देखें तो। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। Genetically modified organism are organism whose genes have been altered by artificial method। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे जो जीन्स हैं वो अल्टर हो रहे हैं, किससे? आर्टिफिशियल मेथड से। दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग जनरली यूजिंग टेक्निक्स सच एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे, लाइक उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Genetic engineering creates combination of plant, animal, bacteria and virus gene that do not occur in the nature or through traditional crossbreeding method। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि उस तरीके के डीएनए पेयर्स को कंबाइन करने का कोशिश करेंगे जो एक्चुअल में इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये हम करेंगे कैसे? डिफरेंट एनिमल्स में क्रॉस ब्रीडिंग करा के, लाइक एनिमल, बैक्टीरिया या फिर वायरस में। The resulting transgenic organism GMOs contain DNA with new genes which are not normally found in their original DNA। The genetic changes help optimize agricultural performance as per need। तो यहाँ पे जो भी इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में जो इसका हम प्रोड्यूस करते हैं इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के,
तो GMOs है ना, उसके पास वो DNA होता है जो कि एक्चुअल में नॉर्मली उनके बॉडी में नहीं पाया जाता है। अब वो जब उस टाइप का वहाँ पे DNA प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, उसका जो फंक्शन है वो अपने आप ही ऑप्टिमम हो जाएगा और जिस तरीके का नीड होगा वो वैसा फंक्शन करने लगेगा। अब रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। DNA deoxyribonucleic acid is an organic chemical of complex molecular structure that is found in all cell and which codes genetic information for the transmission of inherited traits। तो DNA टेक्नोलॉजी एक कह सकते हैं DNA एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि जिसका कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो सारे सेल में पाया जाता है और इसी का काम है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कोड करना, उसको ट्रांसमिट करना, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स से। तो recombinant DNA is a molecule of DNA from two different species that are inserted into host organism। तो recombinant DNA में क्या होता है, ये वो मॉलिक्यूल होता है जो कि दो डिफरेंट स्पीसीज से लेकर के दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, द प्रोसेस थ्रू विच इट इज़ फॉर्म्ड इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। और इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, फिर न्यू जेनेटिक कोड्स हमें मिलेगा। इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इट कैन बी यूज फॉर जीन थेरेपी इन विच अ नॉर्मल जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इंडिविजुअल जीनोम इन ऑर्डर टू रिपेयर अ म्यूटेशन दैट कॉजेज अ जेनेटिक डिजीज। तो इस जीन थेरेपी में क्या हो सकता है कि हम नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करके किसी भी इंडिविजुअल जीनोम में उसके जो ओल्ड DNA का जो सीक्वेंस है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, उसमें म्यूटेशन ला करके, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इस टेक्नोलॉजी का यूज जो है हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने में भी करते हैं। द स्टेम सेल्स कैन बी डिफाइंड एज द अनस्पेशलाइज्ड सेल, दैट इज दिस कैन नॉट डू स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी। तो स्टेम सेल हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो सेल्स हैं जिनको कोई भी स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना नहीं होता है। However, these have the ability to renew themselves through the cell division and differentiate into specialized cell types like muscle cell, blood cell and brain cell। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनके पास ये एबिलिटी होता है कि ये अपने आप को बार बार रीन्यू कर पाएँ। और वो रीन्यू कैसे करेंगे, बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। और वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट खुद ही करना होगा इनको, उनको कौन से सेल टाइप में जाना है, लाइक मसल सेल, ब्लड सेल और ब्रेन सेल। अब टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। Embryonic stem cells. These are described as pluripotent, meaning they can form all the different types of cell in the body। तो एक तो पहला टाइप ऑफ स्टेम सेल में क्या आता है, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। इनको हम प्लूरीपोटेंट भी कहते हैं क्योंकि ये इसका मतलब है कि ये जो भी जितने भी एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल हैं वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, लाइक स्टेम सेल, ब्रेन सेल, मसल सेल, ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएट इनटू ऑलमोस्ट ऑल सेल टाइप एक्सेप्ट प्लेसेंटा। हाँ, और ये स्टेम सेल जो हैं वो सारे सेल में तो जा सकते हैं, बस एक जगह नहीं जा सकते, वो कौन सा, प्लेसेंटा। मीन्स बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन के किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं एक्सेप्ट प्लेसेंटा। अब है सोमेटिक स्टेम सेल्स। Somatic stem cell, these are tissue specific stem cell which is already somewhat specialized and are capable of generating a closely related family of cell। तो somatic stem cell वो कह सकते हैं टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं ताकि वो पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए एक फैमिली ऑफ सेल्स में। These are described as multipotent, limited capacity for differentiation and self renewable, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, मल्टीपोटेंट भी कहते हैं क्योंकि इनके पास अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने का, एक पर्टिकुलर सेल में कन्वर्ट होने का बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है। अब इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो दिस आर अडल्ट सेल विच आर reprogrammed to become pluripotent, that is capable of becoming any cell in the body or behave like an embryonic stem cell। तो इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल वो होगा कि हम यहाँ पे खुद ही एडल्ट सेल को क्या करेंगे, रीप्रोग्राम करेंगे, ठीक है, उसको चेंज करेंगे ताकि वो प्लूरीपोटेंट में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि प्लूरीपोटेंट बन जाएगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि वो कोई भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है ना। और वो किस तरीके से बिहेव करने लगेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। स्टेम सेल्स कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ब्लड, बोन मैरो एंड अम्बिलिकल कोड ब्लड। तो स्टेम सेल जो है वो अलग अलग सोर्सेज से हमें मिलता है, लाइक ब्लड हो गया, बोन मेरो हो गया, अम्बिकल कोड हो गया, है ना, ब्लड में। नेक्स्ट है क्लोनिंग। एंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म possessing a cell nucleus such as humans, all the cells that undergo mitosis such as the skin cell are clones। The only exception are gametes which undergo meiosis। तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलेंगे, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। एग्जाम्पल तो आप देखें तो ह्यूमंस, ठीक है,
इनमें ऑल द सेल जो होता है वो सारा क्या करता है, माइटोसिस परफॉर्म करता है एक्सेप्ट गैमेट्स, मतलब ये एक्स और स्पर्म्स के, जहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है, या जितने भी हैं बॉडी पार्ट्स वहाँ पे हर जगह कहाँ होगा, क्या होगा, माइटोसिस होगा, एक्सेप्ट टू एक्स एंड स्पर्म्स. Cloning is the process used to produce genetically identical copies of a biological entity. The copied material which has the same genetic makeup as the original is referred to as clone. तो क्लोनिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ को प्रोड्यूस करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल एंटिटी का, ठीक है, और जो कॉपीड मटेरियल है उसके पास सेम जेनेटिक मैटर मेकअप होता है एज ओरिजिनल, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं. अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल इंक्लूडिंग genes, cells, tissues and even entire organisms such as the sheep have been successfully cloned. और यहाँ पे हम इस तरीके से क्लोनिंग प्रोसेस से बहुत सारे बायोलॉजिकल मटेरियल का यूज़ करके, लाइक जीन, सेल, टिश्यू, है ना, पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम बना चुके हैं, लाइक सीप जिसका नाम डॉली रखा गया था. देर आर टू वेज ऑफ मेक अ क्लोन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ लैब. अब हम कैसे बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को लैब में, ठीक है. फर्स्ट है आर्टिफिशियल एम्ब्रॉयड ट्विनिंग. आर्टिफिशियल एम्ब्रॉयड ट्विनिंग मिमिक्स द नेचुरल प्रोसेस दैट क्रिएट्स आइडेंटिकल ट्विन्स. तो आर्टिफिशियल एम्ब्रॉयड ट्विनिंग वो प्रोसेस है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि क्या करता है, अपना आइडेंटिकल ट्विन्स को क्रिएट करता है. नेचुरल ट्विनिंग अकर्स व्हेन देयर इज़ अ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स विद द स्पर्म टू फॉर्म जायगोट. और नेचुरल ट्विनिंग कब होगा, जब एग्स जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनेगा, जायगोट. द फर्टिलाइज सेल ट्राइज टू डिवाइड एंड रेप्लिकेट. और जो भी सेल फर्टिलाइज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वो क्या करेगा, खुद को डिवाइड करके रेप्लिकेट करेगा. स्प्लिट्स इनटू 2 आइडेंटिकल सेल. फिर वो अपने आप को 2 आइडेंटिकल सेल में स्प्लिट कर लेगा बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन. द स्प्लिट सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड फॉर्म सेपरेट एम्ब्रॉयज. दो जो स्प्लिटेड सेल्स हैं वो खुद में खुद डिवाइड होंगे, सेल डिवीजन होगा और वो खुद भी अलग अलग दोनों ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे. दिस एम्ब्रॉयज आर आइडेंटिकल एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम एग एंड स्पर्म सेल. और ये जो एम्ब्रॉय यहाँ पे फॉर्म हुआ क्योंकि वो सेम एग या फिर सेम स्पर्म सेल के स्प्लिटिंग से ही फॉर्म हुआ, इसलिए वो दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा. Artificial twinning uses the same principle, however it is conducted in a petri dish rather than a womb of a mother. और आर्टिफिशियल जो ट्विनिंग है वो जिस तरीके से मदर वूम में जो चाइल्ड है ना डेवलप होता है, सेम उस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेवलपमेंट होगा वूम का वो कहाँ होगा, पेट्री डिश में. द सेल्स आर मैनुअली स्प्लिट एंड आर अलाउड टू डेवलप फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन ट्रांसफर इनटू सरोगेट मदर वेयर द सेल्स कैन फुली डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल. तो जो सेल पहले तो क्या होगा, पेट्री डिश में पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का. फिर जो सेल है उसको मैनुअली स्प्लिट होगा, वो खुद हम इसको इंटेंशनली इसको स्प्लिट कराएंगे सेल को. फिर कुछ टाइम तक वो खुद ब खुद डेवलप होगा, उसके बाद हम उसको सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर देंगे. सरोगेट मदर का मतलब क्या हुआ कि हम किसी दूसरे मदर के वूम्ब में उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है. अब हमारे पास ये पूरा प्रोसेस है कि आर्टिफिशियल एम्ब्रॉयो ट्रेनिंग होता कैसे है. पहले तो हमारे पास कुछ अर्ली क्लस्टर ऑफ आइडेंटिकल सेल था. जब सेल सेपरेट हुआ, ठीक है, सारा सेल सेपरेट हो गया. अब ईच सेल डेवलप इनटू एन आइडेंटिकल एम्ब्रॉयो से पूरा स्प्लिटिंग हुआ. फिर अलग अलग सेल जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं एक अलग अलग एनिमल्स में कन्वर्ट हुआ. ईच एम्ब्रॉयो इज इम्प्लांटेड इनटू डिफरेंट सरोगेट मदर. पहले तो ये एम्ब्रॉय यहाँ पे था, इसको अलग अलग सरोगेट मदर में इसको कन्वर्ट कर दी, मतलब उसको इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, ट्रांसप्लांट कर दिए. अब उसके बाद क्या हुआ, उनका ऑफ स्प्रिंग बना, वो भी सारे क्या आइडेंटिकल, ठीक है. अब रिलेटेड अथॉरिटीज़ इन इंडिया, तो इससे रिलेटेड डीएनए के रिलेटेड या फिर कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है इंडिया में. फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये इस्टेब्लिश 1986 में हुआ था. द डीबीटी इज़ अ नोडल एजेंसी सपोर्टिंग रिसर्च एंड इट्स एप्लीकेशन इन द लाइफ साइंसेज एंड प्रमोट एंड एक्सेलरेट द पेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लार्ज स्केल यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द कंट्री. तो डीबीटी जो है एक नोडल एजेंसी है जो कि क्या करती है, रिसर्च एंड एप्लीकेशंस को मतलब प्रमोट करते हैं इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस, ठीक है. और इससे क्या होगा, ये क्या इनका काम है कि ये डेवलपमेंट करे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो लार्ज स्केल पे. इट फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये डीबीटी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टली किसके अंदर आता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दिस मैंडेट ऑफ डीबीटी इंक्लूड्स, तो क्या क्या पर्पसेस हैं कह सकते हैं डीबीटी का, ठीक है. पहला तो है प्रमोट लार्ज स्केल यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. हमें बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है. सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और हमें इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है और मैन्युफैक्चर करना है बायोटेक्नोलॉजी को.
इनका काम है प्रमोट यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री इंट्रैक्शन, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री को इंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करना है। सब एज नोडल पॉइंट फॉर स्पेसिफिक इंटरनेशनल कोलेब्रेशन। अगर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन होगा, उसमें जो मेन कौन काम करेगा, DBT, ठीक है, नोडल पॉइंट हुआ ये। वे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, BIRAC। BIRAC इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो BIRAC जो है मतलब क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ये एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। It acts as an industry academic interface to strengthen and empower the emerging biotech enterprises to undertake strategic research and innovation, addressing nationally relevant product development needs। और ये जो है एक कह सकते हैं कि ये एक्ट करता लाइक इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरफेस की तरह, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये इसका काम है स्ट्रेंथन करना बायोटेक इंटरप्राइजेस को और उसको एम्पावर करना और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रिसर्च इनोवेशन कंडक्ट कराना, ठीक है, या फिर जो भी नेशनल रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं नेशनल लेवल पे उसको प्रमोट करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, ठीक है, GEAC। तो GEAC इज़ एपेक्स टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया सेटअप अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो GEAC जो है ये भी एक एपेक्स मतलब क्या हुआ, बहुत ही हाई लेवल का पीक का एक बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में, जिसको सेटअप किया गया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये जो काम करता है ये किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्राइजल ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग यूज ऑफ हजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंगल। और इसकी क्या ये रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं लाइक जहाँ पे हजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म है या उन सब में रिसर्च को इंक्रीज़ करना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है, वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंगल से। द कमिटी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्राइजल ऑफ एंड प्रपोजल्स रिलेटेड टू रिलीज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स इनटू द एनवायरनमेंट। और ये जो कमेटी है ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में ओपन कर रही है, छोड़ रही है, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो। GEAC is chaired by the Special Secretary or Additional Secretary of Ministry of Environment, Forest and Climate Change and co-chaired by the representatives from the Department of Biotechnology। और GEAC जो है इसके जो चेयरमैन होते हैं ना वो सेक्रेटरी होंगे जो कि या एडिशनल सेक्रेटरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के होंगे और को-चेयर्ड होंगे, मतलब इसमें वाइस चेयरमैन होंगे या फिर साथ साथ दोनों चेयरमैन होंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से आएंगे। अब है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक टू क्रिएट ओवियम इनटू डोनर न्यूक्लियस। तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में क्या होता है कि एक लैब टेक्निक है जहाँ पे हम ओवियम को क्रिएट करते हैं, कहाँ पे, एक डोनर न्यूक्लियस के हेल्प से। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियस ऑफ सोमेटिक सेल विच इंक्लूड्स इट्स DNA फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म सेलेक्टेड टू द क्लोन्ड इनटू एन एग हुज न्यूक्लियस इज रिमूव्ड। इसमें क्या होता है कि हम न्यूक्लियस ऑफ सोमेटिक सेल को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स DNA फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। और उस सेल में क्या होगा, DNA होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जिसको हमें क्लोनिंग करना है। और इसका इस न्यूक्लियस हम क्या करेंगे, उसका खुद का एग जो उसको रिमूव कर देंगे। आफ्टर बीइंग इंसर्टेड इनटू द एग द सोमेटिक सेल न्यूक्लियस इज रीप्रोग्राम्ड बाय द होस्ट सेल। और जैसे ही हम उस हर इस पूरे चीज़ को न्यूक्लियस एक्सटर्नल न्यूक्लियस को हम एग में इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो सोमेटिक सेल न्यूक्लियस है उसका वो खुद ब खुद अपने आप को रीप्रोग्राम करेगा होस्ट सेल के द्वारा जिसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे। द एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट स्प्लिटिंग एंड बिगिंस टू फॉर्म आइडेंटिकल एम्ब्रॉयज विच इज़ देन ट्रांसफर्ड और इम्प्लांटेड इनटू अ सरोगेट मदर। और यहाँ पे जो एग जो मिला है हमें फर्टिलाइजेशन के बाद वो खुद ब खुद क्या हुआ, स्प्लिट हो जाएगा। जब से स्प्लिट होगा तो वो दोनों अलग अलग एम्ब्रॉय को फॉर्म करेगा और बाकी जितने भी एम्ब्रॉय बन गए आइडेंटिकल, ठीक है, उन सबको हम क्या करेंगे, सरोगेट मदर में इम्प्लांट कर देंगे। सोमेटिक क्लोनिंग may be used to generate multiple copies of genetically elite farm animals to preserve endangered species for regulation of development for protection from genetic diseases। तो सोमेटिक क्लोनिंग का जो यूज़ है हम बहुत सारे जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जेनेटिकली इलिट एनिमल्स, मतलब जिसका जेनेटिक्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो,
ताकि जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम ख़त्म ना होने दें, ठीक है, वो ख़त्म ना हो और उसके डेवलपमेंट या फिर उसको जेनेटिक डिजीज से कुछ प्रोटेक्ट करें। क्लोनिंग हेल्प्स टू प्रोड्यूस द बेस्ट ग्रेड ऑफ लाइव स्टॉक एनिमल विथ स्पेशल क्वालिटीज़ फॉर एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी मिल्क और मीट। तो क्लोनिंग जो है उससे हमें क्या होगा कि हम उसमें कुछ चेंजेस ला के बेस्ट कैटेगरी का जो है एनिमल को प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल्क या फिर मीट को प्रोड्यूस करेगा। In India, the cloning of buffalo is well established and clones of Murrah, the best dairy breed of buffalo, have been produced. तो इंडिया में बुफेलो का क्लोनिंग हो चुका है और उससे क्लोन बना था, उसका नाम क्या है, मुर्रा, ठीक है, जो कि कह सकते हैं बेस्ट डेयरी ब्रीड है बुफेलो का, जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है। पहले तो ये हमारे पास एक टिश्यू डोनर हो गया, ठीक है, टिश्यू डोनर हो गया, और ये सेल्स फ्रॉम द एनिमल टू बी क्लोन्ड आर मेंटेन्ड इन द लैब सो दे डू नॉट ग्रो और डिवाइड। और जितने जो भी सेल्स में हमको क्लोनिंग करना है उसको हम लैब में रखते हैं, ठीक है, और उससे ताकि वो जो है वो अलग से वो डिवाइड ना हो ना, ग्रो ना होने लगे। फिर वहाँ से हम न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि इस दूसरे डोनर सप्लाई से जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग लेंगे हम, यहाँ पे ये एग आया मेरे पास, फिर न्यूक्लियस इसका रिमूव कर दिए। अब ये जो न्यूक्लियस है इस एग के साथ इसको फ्यूज़ कर दिए, ठीक है, एम्प्टी एग आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, ठीक। उसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्ट हुआ पूरा एम्ब्रॉयो इस न्यूक्लियस और इस पूरे सेल की वजह से वो ग्रो होता है। ये 7 डेज़ के बाद क्या होगा, एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड इनटू सरोगेट मदर, उसको इस एम्ब्रॉय को हम सरोगेट मदर में मतलब ट्रांसप्लांट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, फिर उससे क्लोन्ड एनिमल बनेगा एग्जैक्ट डीएनए और टिश्यू का, जैसा कि सेल डोनर का था इसके तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।